Hello students, welcome to the next class of chapter nuclei. प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको डीकेस के बारे में समझाया था. आज जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी करने जाने वाले हैं. थियोरी का नाम है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. यानी जो भी यूरेनियम एग्जाम्पल में लो या जो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल हम एग्जाम्पल में लेंगे, उसका कोई भी एक सैंपल अगर हम अपने पास ले लेते हैं तो वो सैंपल जो है ना, वो डीके जिस तरीके से होता है, डीके करने का मतलब क्या हुआ, जैसे यूरेनियम का अल्फा डीके है तो यूरेनियम डीके होके क्या बनता है, थोरियम. तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को किस तरीके से हम एक लॉ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, आज हम उस थियोरी को पढ़ने वाले हैं. तो बिफोर वी टेक दैट थियोरी, दैट इज द लॉ, आई वुड लाइक टू डिफाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म that you also should note with me. The term is called as activity. term को हम क्या बोलेंगे, activity. एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है, एक्टिविटी को हम लोग ए भी बोलते हैं, आर भी बोलते हैं, कोई कोई उसको रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं. मैं रेडियो एक्टिविटी इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि जनरली हम रेडियो एक्टिविटी को एक फिनोमेना बोलते हैं, पर देखा जाए तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिनोमेना नहीं है. फिनोमेना तो है ही, एक्टिविटी इज ऑल्सो अ फिनोमेना, but this I am giving a physical quantity, so it has got its formula, it has got its unit. तो एक्टिविटी को हम क्या डिफाइन करते हैं, तो एक्टिविटी का मतलब इन सिंपल टर्म्स होता है, इट इज द रेट ऑफ डीके, या तो आप बोलो डिसइंटीग्रेशन. ठीक है, ये दोनों वर्ड्स आपको दिखने वाले हैं. रेट ऑफ डीके बोलो या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलो ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल. जो भी आपके पास रेडियो एक्टिव सैंपल है, एग्जांपल यूरेनियम, तो यूरेनियम कितने रेट पे डीके हो रहा है, यानी कितने रेट पे वो थोरियम बनता जा रहा है, उस रेट को हम यूरेनियम की एक्टिविटी कहेंगे. आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला नाउ? सो फॉर्मूला विल बिकम समथिंग लाइक दिस. So I can write the formula as A equal to, I can also write it as R, as I told you, both of them mean the same thing, activity or radioactivity. So it will be defined as the number of decays. क्या डिफाइन होगा, नंबर ऑफ डीकेज पर यूनिट टाइम. तो अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम. सो नंबर ऑफ डीकेज पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी. डीकेज की जगह आप डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हो, वो भी हुआ. इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लेट अस से नंबर ऑफ डीकेज को हम लिखते हैं डेल्टा एन, टाइम को लिख देते हैं डेल्टा टी. सो आई कैन राइट द डीके एज डेल्टा एन बाय डेल्टा टी. इफ आई टेक स्मॉल चेंज, then this delta n by delta d can further be written as dn by dt. See, what is delta n? So delta n is the change in number of the uranium atom या change in number of radioactive atom या radioactive nuclei. change in number का मतलब क्या, change कब होगा, जब वो चला जाएगा, यानी जितने भी डीके हो गए उसको डेल्टा n में डालोगे, जितने टाइम में डीके हुए उसको डेल्टा टी में डालोगे, तो आपको मिल जाएगा रेट ऑफ डीके, और रेट ऑफ डीके को हम बोलते हैं एक्टिविटी. थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की ट्राई करते हैं. प्रॉब्लम ये है कि मैथ्स में आप सोचो, जब हम लेते हैं टर्म्स तो प्लस और माइनस को भी देखना पड़ता है ना. फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज कैसा है. चेंज इन टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, आप और मैं सब जानते हैं. डेल्टा एन आपको क्या लगता है, यहाँ पे केस किसका हो रहा है, डीके का हो रहा है ना. तो जब भी डीके होता है तो डेल्टा एन क्या हो जाएगा, नेगेटिव. लेकिन ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है. इस वजह से अगर हम इसको ऐसे फॉर्मूला लिख के छोड़ देंगे, देखो न्यूमेरिकल में सॉल्व करना अलग बात है. न्यूमेरिकल में मुझे पता है डीके हो रहे हैं, तो जितने डीके हो रहे हैं ना, मैं सीधा उनका मैग्नीट्यूड यहाँ लिख दूंगा डेल्टा एन में. तो मैं ए को कभी भी नेगेटिव आने नहीं दूंगा. लेकिन जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में हमें ध्यान देना पड़ता है. अगर मैं फॉर्मूला को ऐसे ही छोड़ दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, डेल्टा टी तो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही कोई भी क्वेश्चन के लिए आप डेल्टा एन निकालोगे तो फॉर्मूला के हिसाब से डेल्टा एन नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में एटम का क्या हो रहा है, डीके. अगर नंबर्स बढ़ रहे होते ना तो डेल्टा एन पॉजिटिव आता. अब नंबर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डेल्टा एन टर्म क्या आ जाएगा, नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव आ गया तो पूरा टर्म क्या बन गया, नेगेटिव. एक्टिविटी नेगेटिव हो गई. एक्टिविटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती. तो एक्टिविटी हमेशा पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें बाहर से एक माइनस साइन देनी पड़ेगी, बाहर से माइनस साइन देनी पड़ेगी. मैं फिर एक चीज आपको समझा दूं, ये माइनस हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि थियोरी में हमें माइनस लगाना पड़ेगा.
जब न्यूमेरिकल होगा तब मैं इंश्योर करूंगा और आप भी इंश्योर करना कि आप इस टर्म को हमेशा पॉजिटिव बनाओ। सी एक्टिविटी का टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा सिमिलर आप 11th में पढ़ चुके हो बल्क मॉड्यूलस। आप याद करोगे तो बल्क मॉड्यूलस के फॉर्मूला में भी माइनस आता था कि माइनस पी डेल्टा वी बाई वी, सॉरी माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। ये माइनस हम क्यों डालते थे? क्योंकि इसलिए डालते थे क्योंकि डेल्टा वी जो है ना वो खुद नेगेटिव होने वाला है, तो ओवरऑल बल्क मॉड्यूलस हमारा पॉजिटिव बन जाता था। लेकिन न्यूमेरिकल करने के टाइम पे हम माइनस नहीं लगाते थे। क्यों? क्योंकि हम डेल्टा वी को पॉजिटिव में ही लिखते थे। तो इसी तरीके से एक्टिविटी को आपको हमेशा पॉजिटिव बनाना है, तो फॉर्मूला देने के टाइम माइनस लगाना जरूरी है, लेकिन न्यूमेरिकल करने के टाइम आप वैल्यूज ही ऐसी पुट करना कि आपका आंसर कभी नेगेटिव बने ही नहीं। अगर आंसर कभी नेगेटिव बनेगा ही नहीं तो आपका एक्टिविटी का ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल जो है वो करेक्ट तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बहुत लोग प्रेफर करते हैं, जैसे मैं भी प्रेफर करता हूँ, मॉड लगा देता हूँ मैं। एक बार मॉड लगा दिया डेल्टा एन बाय डेल्टा टी पे या डी एन बाय डी टी पे, फिर प्लस माइनस कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मॉड से काम हो जाता है। तो फिर फॉर्मूला अगर लिखना है तो माइनस लगाएंगे, न्यूमेरिकल टाइम पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ डी के ले रहे हो पॉजिटिव में तो माइनस की जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। तो इस तरीके से ये होता है उसका फॉर्मूला एक्टिविटी का। तो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो आइए एसआई यूनिट भी नोट कर लेते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो एसआई यूनिट जो है, आप एक चीज नोट करोगे ना, इसका एक्चुअल एमएलटी के हिसाब से यूनिट क्या बनेगा? पर सेकंड। तो ऐसा तो देखा जाए तो ये फ्रीक्वेंसी जैसा है, लेकिन इसके एसआई यूनिट को स्पेशल नाम दिया गया है उस साइंटिस्ट के पीछे जिसने रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना डिस्कवर किया। यानी एसआई यूनिट जो है इसका वो है बेक्केरेल। क्या है एसआई यूनिट? बेक्केरेल। बेक्केरेल यानी बीक्यू, ये एसआई यूनिट है उसका। और एक बीक्यू का मतलब है एक डीके पर सेकेंड। ठीक है बिल्कुल बेसिकली डीके पर सेकेंड बोलो या बेक्केरेल बोलो, बात एक ही है। लेकिन एसआई में बेक्केरेल साइंटिस्ट को ध्यान रख के हम यूनिट क्या लगाएंगे? हमेशा बीक्यू। उसका मतलब हमेशा क्या होगा? 1 डीके पर सेकेंड। कभी कभी क्वेश्चन में डीके पर सेकेंड यूनिट दिया होता है, कभी बेक्केरेल दिया होता है, मतलब एक ही है। कभी कभी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड दिया होता है, उसका मतलब भी एक ही है। डीके पर सेकेंड बोलो या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बोलो, बात एक ही होती है। इसका एक और यूनिट है, बेक्केरेल के बाद एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने, क्यूरी, मैडम क्यूरी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए इस पे, तो वो भी एक यूनिट है। उस यूनिट का नाम है 1 क्यूरी। क्यूरी को हम लिखते हैं CI, और CI की वैल्यू है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10। देखो याद रखना इजी है, 3 + 7 10 होता है, तो 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्केरेल। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डीके पर सेकेंड। जो यूज करना हो वो आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बेक्केरेल और डीके पर सेकेंड एकदम सेम चीज है। बहुत बार हमें क्यूरी की जगह मिली क्यूरी आता है, माइक्रो क्यूरी आता है। मिली क्यूरी आएगा तो 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, माइक्रो आएगा तो 10 टू द पावर -6 से और मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि क्यूरी इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग यूनिट। So this is basic definition about activity, because this is the thing on which our law is defined. तो आइए अब हम लोग लॉ को पहले लिखने की ट्राई करते हैं। लॉ क्या है? तो लॉ का नाम है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। सब लोग नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव डीके। 3 स्टार मार दीजिए इस लॉ को। बोर्ड का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। चलिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को लिखने की ट्राई करते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ये बोलता है दैट द रेट ऑफ डीके ऑफ अ, एकदम वर्ड टू वर्ड नोट करिएगा, रेट ऑफ डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। रेट ऑफ डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। ये रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल मतलब क्या है? यही चीज हो गई एक्टिविटी। अब आप जब लॉ लिख रहे हैं तब आप एक्टिविटी वर्ड को यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन है यही एक्टिविटी, यानी कितना फास्ट एक रेडियो एक्टिव डीके, एक रेडियो एक्टिव मटीरियल डीके हो रहा है, कितना फास्ट डीके हो रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, रेट ऑफ डीके। इफ द रेट ऑफ डीके इज हाई, इसका मतलब बहुत जल्दी जल्दी अल्फा डीके बीटा डीके हो रहा है, कोई भी डीके टाइप हो रहा हो। तो अगर रेट ऑफ डीके स्लो है, इसका मतलब डीके का प्रोसेस बहुत धीमे धीमे हो रहा है। रेट ऑफ डीके जब हाई है तो बहुत सारे यूरेनियम जल्दी जल्दी थोरियम बनते जा रहे हैं। रेट ऑफ डीके अगर लो है तो बहुत कम यूरेनियम जो है वो थोरियम बनते जा रहे हैं, बाकी के सभी यूरेनियम जो है वो एज इट इज पड़े हैं। इसका मतलब होता है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये कांस्टेंट नहीं है, डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर एंड दैट इज गिवन बाय
is proportional to, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, अच्छे से नोट करिएगा, द नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई इन द सैंपल, यानी क्या बोल रहा है कि जो आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई इन द सैंपल। इसका मतलब जब आपका रेट हाई होगा, कब हाई होगा, जब आपके पास अनडीकेड न्यूक्लियाई जो है वो ज्यादा होंगे। मैं इसका इंटरप्रिटेशन आपको आगे समझाता हूं, फिलहाल के लिए आप इस अच्छे से लॉ को नोट कर लो। तो ये लॉ का एक्चुअल मतलब क्या हुआ, तो लॉ मतलब हमें ये बता रहा है कि जो ए है, ये ए हो गया, ये वाला टर्म, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई इन द सैंपल। मैं यहां लिख देता हूं, आप लोग ध्यान देना, ये नंबर ऑफ अनडीकेड है। देखो क्या होता है, आगे चल के आप लोग सब भूलते जाते हो, वो एग्जाम में हमको दे देता है कि इतने न्यूक्लियाई डीके हो गए, हमें उस जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि मैं अभी से बता दूं जो भी थ्योरी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो थ्योरी होने वाली है अनडीकेड पे, यानी जितने सैंपल में बचे हुए हैं। तो अनडीकेड न्यूक्लियाई को हमने क्या ले लिया, n, सो A इज प्रोपोर्शनल टू n। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई एट एनी टाइम, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को मैं आगे ले जाता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं, तो जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो जो कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं लैम्डा। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट द डायरेक्ट लॉ इटसेल्फ। ये लॉ का मतलब ये याद रखो, ये स्टेटमेंट अपने आप बन जाएगी। यहां पे लैम्डा का अपना नाम है, लैम्डा को हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट। लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट। पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे, बट मेरा पहला टारगेट था कि आप लोगों को अच्छे से जो लॉ है वो स्टेटमेंट लिखवा दूं। अब इसका इंटरप्रिटेशन और इसका डेरिवेशन को मैं आगे लेता हूं। अच्छे से नोट कर लीजिए जो भी चीजें लिखी है, एक्टिविटी की डेफिनेशन और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। तो जरा सोच के देखो इस चीज के ऊपर, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n या A इज इक्वल टू लैम्डा n, ठीक है। तो पहले दिमाग में आप सोचो A का मतलब क्या है, तो A का मतलब है रेट ऑफ डीके। सो बेसिकली अगर मैं अपने लॉ को शॉर्ट में लिखूं तो लॉ ये बोल रहा है कि जो रेट ऑफ डीके है, ठीक है, जो भी आप जिस भी रेट पे डीके हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई। ये बात समझ में आ रही है आपको, अनडीकेड न्यूक्लियाई के। इसका मतलब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए मेरे पास कुछ यूरेनियम पड़ा है जो कि बिल्कुल अनडीकेड है, एक सैंपल है, उसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियाई होंगे जो बिल्कुल अनडीकेड है। तो इनिशियली अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई मेरे पास बहुत ज़्यादा होंगे। इसका मतलब इनिशियली जो रेट ऑफ डीके होगा वो क्या होगा, फास्ट। यानी एट t इक्वल टू 0 पे जब डीके प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कितना स्पीड पे डीके होगा, हाईएस्ट, बहुत हाई स्पीड पे डीके होता रहेगा। देखो ये इन्फिनिटी नहीं है, तो रेट ऑफ डीके इन्फिनिटी नहीं होगा, ये जितना भी होगा उसके प्रोपोर्शन में रेट ऑफ डीके होगा। तो इनिशियली रेट ऑफ डीके हाई होगा, यानी इनिशियली एट t इक्वल टू 0 जो डीके है बहुत फास्ट होने लगेगा। फास्ट यूरेनियम थोरियम बनते जाएंगे। जैसे ही यूरेनियम थोरियम बना तो नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई क्या हो गए, कम, क्योंकि यूरेनियम तो चला गया। तो विथ द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई क्या होते जाएंगे, कम। अगर वो कम होते जाएंगे तो रेट ऑफ डीके भी क्या होता जाएगा, स्लो। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम व्हाट विल बी द रेट ऑफ डीके, इट विल बी नियरली 0। तो इनिशियली जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ, तो रेट ऑफ डीके बहुत फास्ट था, बट जैसे जैसे डीके होता गया नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई क्या होते गए, कम। तो रेट ऑफ डीके भी क्या होता गया, स्लो। और ऐसे करते करते इनफाइनाइट टाइम पे रेट ऑफ डीके कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे आपके पास जो नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई बचेंगे वो नेग्लिजिबल बचेंगे। इस वजह से रेट ऑफ डीके भी क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो बेसिकली इस तरीके से अपने दिमाग में बिठाओ। अब जब भी मैं स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ तो उनको एक थियोरी के साथ ये कोरिलेट हो जाती है
और वो थ्योरी है 11th स्टैंडर्ड की लॉ ऑफ कूलिंग। लॉ ऑफ कूलिंग भी कुछ इस तरीके से था। आप इमेजिन करिए, इनिशियली जब आप ऑब्जेक्ट को ठंडा करने रखते हैं तब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग मैक्सिमम होता है, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, मैक्सिमम। यानी इनिशियली जो कूलिंग की स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है, बट जैसे जैसे बॉडी कूल होती जाती है टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाता है तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होता जाता है, कम। तो अगर आप उस थ्योरी के साथ इस थ्योरी को कोरिलेट करेंगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि फाइनल ग्राफ कैसा बनने वाला है। वहां पे याद करिए ग्राफ कैसा होता था, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। इधर भी एकदम सेम बनेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। यानी इनिशियली जो आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके बाद जो डीके होता है वो हाई होता है, और धीरे 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 रेट ऑफ डीके जो होता है वो क्या होता जाता है, कम। आई हैड गिवन अ सिमिलर एग्जाम्पल व्हेन आई हैड टॉट Newton's law of cooling in 11th standard, and that same example I would also like to give. That example is the law of decay of money, right? मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया, सपोज करो एक दिन आपको लॉटरी लग गई और आप लोगों के पास 10 करोड़ रुपए आपको मिल गए। अब आपका जो रेट ऑफ डीके ऑफ मनी होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडीकेड मनी, ठीक है, यानी कितना मनी आपके पास पड़ा है। तो इनिशियली जब आपके पास 10 करोड़ रुपए होंगे तो आप सोचोगे ओह मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए हैं, खर्चा करो। तो आपका जो रेट ऑफ डीके ऑफ मनी है यानी रेट ऑफ स्पेंडिंग है वो बहुत हाई होगा। जैसे 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 हाई हो गया रेट ऑफ स्पेंडिंग, आपने खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे खर्चा करोगे तो जो पैसे बचे हैं वो क्या होते जाएंगे, कम। आपको दिखने लगेगा अरे यार खर्चा बहुत हो गया, मैंने तो बहुत खर्चा कर लिया, मेरे पास तो कम पैसे बचे हैं। तो उस कम पैसे के हिसाब से आप अपना वापस रेट ऑफ स्पेंडिंग को चेंज करोगे, और एंड में जब आपके पास एक दिन ऐसा आएगा कि आपने खर्चा कर कर करके आपके पास अब 10 रुपये बचे हैं, तब आप एटलीस्ट जाके अपना खर्चा बंद कर दो कि बोले अब तो कुछ बचा ही नहीं है खर्चा करने के लिए, तो क्या खर्चा करूं। तब जाके एक एक रुपए की वैल्यू मिलेगी, एक एक रुपए पे आप खर्चा कर करके अपना रेट ऑफ स्पेंडिंग जो है उसको नियरली ज़ीरो कर देंगे। यानी रेट ऑफ स्पेंडिंग मैक्सिमम कब था, इनिशियली। क्यों, क्योंकि तब आपके पास हाई नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई थे। जैसे जैसे आपके अनडीकेड न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं, आपका रेट ऑफ डीके जो है वो भी कम होता जा रहा है। सो दिस इज द बेसिक इंटरप्रिटेशन बिहाइंड द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इट इज़ नॉट लीनियर, ऐसा नहीं होता। ऐसा मत सोचना कि जैसा रेट इनिशियल था वैसा ही रेट फाइनल भी होगा ना। Initially rate is very high because there are lots and lots of nuclei which are undecayed, but जैसे जैसे nuclei decay होते जाते हैं with time the rate of decay also goes on reducing. Such things in nature exist in lot of places. Even this law holds true in case of population increase. ये decrease की बात हो रही है, decay मतलब कम होना। इंक्रीज में भी ये लॉ होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज, वहाँ पे भी यही होता है। रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल एट दैट टाइम, ठीक है। कोरोना वायरस का ही एग्जाम्पल ले लो, वहाँ पे भी रेट ऑफ इंक्रीज इन पेशेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स। वहाँ पे भी ऐसा होता है। आपको पता होगा ना कि जो ग्रोथ हुई है वो लीनियर नहीं हुई है, ऐसे नहीं बढ़ा है कोरोना वायरस का केसेस, ऐसे बढ़ा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली बढ़ गया, पहले कम थे फिर सडनली बढ़ गया। दोज आर नोन एज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। दोज आर यूज्ड व्हेन क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग। अवर हेयर क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, तो हमारे केस में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का ग्राफ, जो आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखा है। उसका डेरिवेशन जो है मैं आप कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से अपने नोटबुक्स में नोट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप से ही। A इज इक्वल टू लैम्डा एन। इस स्टेटमेंट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो A का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखो जब भी डेरिवेशन करना है तो ओरिजिनल फॉर्मूला लगाना है, तो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। ये हो गया। इस तरीके से मैं स्टेप को लिख सकता हूँ। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द डेरिवेशन आई विल डू सम अप्रोक्सीमेशंस, सॉरी सम नॉट अप्रोक्सीमेशंस बट विद assumptions, right? What is the assumption? So we'll assume that initially, that is at t equal to 0, in our sample the number of undecayed nuclei are n naught। यानी इनिशियली हमारे पास कितने अनडीकेड न्यूक्लियाई है, n naught, ठीक है। फिर at t equal to t, थोड़े टाइम बाद n naught से कम होके क्या हो जाता है, n। आई होप यू अंडरस्टैंड। n कम हो जाएगा ना, क्योंकि डीके हो गए तो कम बचे। सपोज n बच गए हमारे पास टाइम t के बाद। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। n को dn के साथ लेके जाएंगे और dt को यहाँ ले जाएंगे, माइनस को भी यहाँ भेज देंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा dn बाई एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मार्क इट 3 स्टार, ओके।
नाउ वी विल डू इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर देते, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. So let us integrate. So you can do both integrations, definite as well as indefinite. Definite करोगे तो c का कंपोनेंट नहीं आएगा, indefinite करोगे तो c आएगा, फिर c को पुट करके करना पड़ेगा. मैं डेफिनेट कर देता हूँ. तो पहले इनिशियल वैल्यू डालते हैं t की, तो इनिशियल t की 0, उधर n क्या है n नॉट, तो यहाँ n नॉट आएगा. यहाँ पे फाइनल टाइम t है तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू n है. नाउ dn बाय n का इंटीग्रेशन होता है log n टू द बेस e. याद आ रहा है, बेस ई होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हमेशा. ये लिमिट लगा दी, यहाँ माइनस लैम्डा आएगा. dt का इंटीग्रेशन, लैम्डा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगेगी 0 से t की. अब इसको ओपन कर देते हैं, यानी log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t माइनस 0. समझ में आ रहा है, सिंपल है. इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 मार्क करके रखता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, काम की चीज़ है. अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये बन जाएगा log ऑफ n बाय n नॉट. याद आ रहा है, log a माइनस log b की आइडेंटिटी, ये बन गया माइनस लैम्डा t. समझ में आया इक्वेशन, log ऑफ n बाय n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t. अब log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, जब भी यहाँ से log हटाना होता है तो ये बेस को यहाँ ले जाते हैं, इसको बेस के पावर में ले जाते हैं. तो बेस क्या है e, तो e यहाँ चला जाएगा, ये e के पावर में चला जाएगा टर्म, और log हट जाएगा. यानी बेसिकली हमारे को इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, n बाय n नॉट इज इक्वल टू e का पावर माइनस लैम्डा t. यानी यहाँ से हमको n मिल जाएगा, n इज इक्वल टू n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा t. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ठीक है, तो इसको स्टार मारता हूँ. देखिए, जिन भी इक्वेशंस को स्टार मार देता हूँ ना यार, आप लोग उन इक्वेशन को याद कर लो. ये इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे. जैसे ये वाला इक्वेशन भी स्टार है, ठीक है, ये इक्वेशन भी स्टार है. इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस वाला टर्म तो हम लिखने नहीं वाले. तो ये इक्वल टू लैम्डा n एक स्टार में है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये स्टार में है. ठीक है, तो दीज आर द टू इक्वेशंस दैट यू नीड टू वेरी वेल रिमेंबर. सो दिस इज n इज इक्वल टू n नॉट e का पावर माइनस लैम्डा t. सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन ड्रॉ 2 ग्राफ्स. मैं 2 ग्राफ्स बनाने की ट्राई करता हूँ. पहला ग्राफ जो मैं बनाता हूँ, ये सेम टाइप के ग्राफ आपने देखे हुए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी, इसलिए मैंने आपको बोला था कि उससे थोड़ी बहुत रिलेटेड थियरी है. पहला ग्राफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्राफ ऑफ n वर्सेस t. n वर्सेस t यानी ये ग्राफ यूज होगा. देखो, ग्राफ में e का पावर माइनस में आ रहा है, यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है. इनिशियली क्या होती है वैल्यू, t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू होती है n नॉट. उसके बाद जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई है वो क्या होते जाते हैं, कम. अब कम होने का शेप क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. तो शेप बनेगा कुछ ऐसा. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे एरो करके कि इट इज़ एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ. मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखिएगा. एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ. ध्यान रखिएगा ये 0 पे टच नहीं हो, पैरेलल हो जाना चाहिए, क्योंकि n 0 कब होगा, टाइम इन्फिनिटी पे. जैसा कि लॉ ऑफ कूलिंग में भी होता था, ये ग्राफ पैरेलल हो जाता था. तो ये बनेगा ग्राफ. दूसरा ग्राफ अगर कभी एग्जाम में आया तो की बात है, वो है log n टू द बेस e वर्सेस t का ग्राफ. log n टू द बेस e वर्सेस t का ग्राफ. तो ये इक्वेशन यूज करेंगे. log n कहाँ पे है, y एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू mx. ये यहाँ चला जाएगा प्लस c. समझ में आ रहा है, देखो ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, तो log n y हो गया इज इक्वल टू mx. m कितना हो गया, माइनस लैम्डा. यानी स्लोप क्या है लाइन का, नेगेटिव. ये माइनस वाला टर्म इधर है, इसको यहाँ ले जाओ तो प्लस c वाला, तो c कितना हो जाएगा, log n नॉट. तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन विथ अ पॉजिटिव y इंटरसेप्ट. तो ये स्लोप जो आया, ये स्लोप कितना आएगा, माइनस लैम्डा. समझ में आई बात, स्लोप कितना आएगा, माइनस लैम्डा. y इंटरसेप्ट यानी y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो जो y इंटरसेप्ट है, यहाँ लिख देता हूं मैं, y इंटरसेप्ट जो है वो होगा log ऑफ n नॉट. बेस क्या है उसका, e. सो log n नॉट टू द बेस e विल बी द y इंटरसेप्ट. यू कैन सी इट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 का सिर्फ एक ही काम है, एग्जाम में अगर ग्राफ पूछ लिया तो 1 इक्वेशन से आप ग्राफ बना सकते हो. देखो, ये दोनों सेम टाइप के ग्राफ आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी देखे हैं. ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस पे t था, y एक्सिस पे टर्म अलग था, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस था, यहाँ पे अभी नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइज है. सो दिस इज द थिंग.
Another very important thing to note is that similar to this formula, I can also have one formula, the same formula in terms of activity. See what I'm going to do is I'm going to differentiate on both the sides. थोड़ा बायो वालों को शायद प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से देखना. डिफरेंशिएट करोगे ना, n is not constant, n keeps on changing because n is n at time t. t बदलोगे तो n भी बदलेगा. तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनेगा? dn by dt. ठीक है, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस इक्वेशन को. एन नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो इनिशियल नंबर है, उसको बाहर निकाल दो. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो e का पावर माइनस लैम्डा टी इंटू माइनस लैम्डा. आ रहा है समझ में? dn by dt इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. ये डिफरेंशिएशन इसका हुआ और फिर चेन रूल लगाएंगे, पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे. तो पावर के डिफरेंशिएशन में t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस लैम्डा कांस्टेंट है उसके साथ एज इट इज रहेगा. अब मैं क्या करता हूँ, dn by dt का ये जो माइनस है इसको यहाँ ले लेता हूँ. तो माइनस dn by dt, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी. लैम्डा एन नॉट ई का पावर माइनस लैम्डा टी. ये इक्वेशन बना. अब ये इक्वेशन से आपको समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आता तो मैं समझाता हूँ. आप देखो ये लैम्डा एन नॉट, ए का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा एन. एन क्या है? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई आफ्टर टाइम टी. एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम टी इक्वल टू 0. तो ये जो लैम्डा एन नॉट है ना, अगर मैं यहाँ पे एन नॉट डालता हूँ तो ये क्या हो गया? इनिशियल एक्टिविटी. जैसे एन नॉट का मतलब क्या है? इनिशियल नंबर्स, वैसे ही लैम्डा एन नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? इनिशियल एक्टिविटी. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए नॉट. ए नॉट इज द इनिशियल एक्टिविटी. इनिशियल एक्टिविटी कैसे निकालते हैं? ए इक्वल टू लैम्डा एन में एन इनिशियल डाल दो तो एन नॉट डाल देंगे तो लैम्डा एन नॉट बन जाएगा. आफ्टर टाइम टी एक्टिविटी निकालनी है अगर, तो एन की जगह एन डाल दो, यानी ए इक्वल टू लैम्डा एन मिल जाएगा. दिस इज अगेन द एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी. सो दिस बिकम्स ए नॉट. व्हाट इज माइनस dn by dt? देखो ये n है, n यानी एक्टिविटी. dn by dt n में क्या आएगा? आफ्टर टाइम t वाली, यानी माइनस dn by dt. माइनस dn by dt क्या होता है? a, यानी इधर हम डाल देंगे a, ये एज इट इज. This is the other form, that is you can also write the formula as n equal to n naught e to the power minus lambda t or a equal to a naught e to the power minus lambda t. ये दोनों इक्वेशन को आप स्टार कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे टाइम के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जाते हैं क्योंकि डीके हो रहे हैं तो नंबर्स कम होते जा रहे हैं, वैसे ही टाइम के साथ एक्टिविटी जो है वो भी स्लो डाउन होती जाती है. यानी वही चीज वापस रिपीट कर रहा हूं मैं कि इनिशियली एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, टाइम के साथ एक्टिविटी भी जो है वो स्लो डाउन होती जाती है. वही इक्वेशन को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी. बहुत लोग क्या करते हैं, सर ये डिफरेंशिएशन करने के बाद माइनस dn by dt की जगह डाल देते हैं लैम्डा एन. अगर आपने यहाँ पे लैम्डा एन डाल दिया, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, वापस ये बन जाएगा. आप नया फॉर्मूला बनाने की ट्राई कर रहे हो कि घुमा के वापस यही बनाने की ट्राई कर रहे हो? ऑब्वियसली नया फॉर्मूला बनाना है, तो थोड़ा ध्यान देना. ये है एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी, इसको ए लिख दिया. ये है इनिशियल एक्टिविटी, उसको ए नॉट लिख दिया. देखिए वैसे एक्टिविटी आफ्टर टाइम टी लिखनी चाहिए ए टी ब्रैकेट में, एन आफ्टर टाइम टी लिखना चाहिए एन टी. लेकिन इस थियोरी में हम जब भी एन लिखेंगे, जब भी ए लिखेंगे, मतलब होगा आफ्टर टाइम टी. जब भी एन नॉट लिखेंगे, ए नॉट लिखेंगे, मतलब होगा इनिशियल. ठीक है, सो दिस होल थिंग यू कैन गेट फॉर अ 5 मार्कर. ठीक है, इसमें लॉ, पहले लॉ लिखना होता है और फिर ये पूरा डेरिवेशन करना होता है. अच्छे से इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिएगा. फॉर्मूलाज जो स्टार किए हैं, टोटल 3 फॉर्मूला यहाँ से मैं कैरी करके आगे के लेक्चर्स में जाऊँगा. आगे जाके ये तीनों के तीनों फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे. और ये ग्राफ्स भी याद रखना, शायद कभी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ग्राफ होता है, तो अगर आपने ग्राफ्स बना के रखे होंगे तो आपके लिए आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द derivation class of law of radioactive decay. In the next class I am going to explore few new concepts that most of you have also studied. I think this is something that you have more or less have a brief idea about it because you would have studied it in chemistry. In next class I am going to move up to half-life, mean life, these points, and also discuss a bit about the decay constant lambda. ये lambda की definition, इसका SI यूनिट, ये सब चीज़ों को हम देखेंगे. In case if you have got any doubts in this class, in this lecture, please let me know. I'll try to help you out. Thank you.